देखा कि बहुत से आत्मिक साथी या तो अपनी गलती की वजह से या फिर समाज की क्रूरता की वजह से अलग हो गए। कहीं प्रेम पीड़ित हुआ तो कहीं नियति की वजह से वंचित भी हुआ। कहीं क्रूरता ने दोनों को अलग कर दिया तो कहीं प्रेम ने गुस्से में घातक रूप अख्तियार कर लिया। कुल मिला के उनके जीवन की कठिनाइयों ने उन्हें आगे के लिए तैयार किया, उनके आपसी बंधन को और मजबूत किया। आत्मिक साथी से मिलने वाली प्रसन्नता और पीड़ा दोनों ने ही उन्हें कुछ न कुछ सिखाया। इसलिए जो जीवन हमें लगता है कि व्यर्थ चला गया, असल में वो हमें सिखाने का, हमें मजबूत बनाने का, हमारी परीक्षाएं लेने का जरिया था। कहीं कहीं कुछ कर्म संबंधी सिद्धांत भी देखने को मिलते हैं जो पिछले कई जीवनों से संबंधित होते हैं, पर कुल मिला के सीख वहाँ भी कार्य करती है। खैर, वेलेरिया का केस भी कुछ इसी प्रकार का था। वेलेरिया अपने पति और अपनी बेस्ट फ्रेंड लिंडा को जब भी साथ देखती असहज हो जाया करती थी। इसके पीछे कोई वाजिब कारण नहीं था, पर पता नहीं क्यों वो असहज हो जाया करती थी। अब इस निराधार असुरक्षा की भावना से परेशान होकर वेलेरिया डॉक्टर न्यूटन के पास आई ताकि इसकी वजह जान सके। अब वेलेरिया ने रिग्रेशन के दौरान अपने 2 पिछले जीवन को देखा। पहला जीवन चीन में था, यानी 18वीं शताब्दी में वेलेरिया एक बहुत खूबसूरत स्त्री के रूप में चीन में अपना जीवन बिता रही थी। अब देखिए, उसने अपने आत्मिक साथी को केवल इसलिए छोड़ दिया कि वो शारीरिक रूप से उसके योग्य नहीं था। हालांकि वो एक बहुत अच्छा इंसान था, लेकिन देखने में वो थोड़ा भद्दा और मोटा था। उसके साथ चलने में वेलेरिया को शर्म महसूस होती थी। उसे लगता था कि हम दोनों को साथ देखकर लोग क्या सोचते होंगे, शायद हमारा मजाक उड़ाते होंगे। और इतना ही नहीं, उसका साथी उसके घमंड को पोषित भी नहीं करता था। जहाँ पे वो गलत होती थी उसे टोकता था, उसके साथ तर्क वितर्क करता था। लोग जहाँ उसकी खूबसूरती की तारीफ करते, उसकी हाँ में हाँ मिलाते थे। एक तरह से वो उसके अहंकार को पोषित करते थे, जबकि वेलेरिया का पति ऐसा कुछ भी नहीं करता था। अंत में वेलेरिया ने उसे छोड़ दिया और एक सुंदर व्यक्ति से विवाह कर लिया, जिसने उसके सनक को, उसके घमंड को और हवा दी। वेलेरिया में अहंकार की भावना और पुष्ट होती चली गई। अंत में वेलेरिया ने खुद ही कहा कि मैंने अपने सौभाग्य को खो दिया जो मेरा हो सकता था। अब अगर देखिए तो वेलेरिया में अहंकार और घमंड की भावना थी और उसका आत्मिक साथी उस जीवन में उसके साथ जुड़ा ही इसलिए था कि उसके इस सनक को कम किया जा सके। पर हुआ क्या? वेलेरिया ने उसे ही ठुकरा दिया। अपने घमंड पे उसे लगाम लगानी सीखनी थी, और जो लगाने वाला था उसे तो उसने खुद ही दूर कर दिया। जबकि उसका साथी उससे बहुत प्रेम करता था, लेकिन उसके प्रेम को वो समझ ही नहीं पाई। उसका तर्क वितर्क, रोकना टोकना सब उसके प्रेम की वजह से था, लेकिन वेलेरिया इस चीज़ को समझ ही नहीं पाई। खैर, वेलेरिया ने अपना एक और जीवन देखा जो 19वीं शताब्दी का था, यानी पहले जीवन के लगभग 100 साल बाद। ये जीवन उसका अमेरिका में था, जिसमें वो एक भारतीय सरदार की बेटी थी जो अपने ही कबीले के एक सैनिक से प्रेम करती थी। लेकिन उसके पिता ने उसकी शादी एक दूसरे सरदार के बेटे के साथ तय कर दी, और ये संधि व्यवस्था के तहत हुआ था, यानी एक समझौता था जिसके तहत वेलेरिया को दूसरे सरदार के बेटे से शादी करनी पड़ी। इस रिश्ते में प्रेम का कोई रोल नहीं था। वो चाहती तो अपने प्रेमी के साथ भाग सकती थी, पर हाँ, इस काम में खतरा बहुत था। शायद उसकी जान पे भी बनाती, पर वेलेरिया को लगा कि उसे अपने पिता की बात मान लेनी चाहिए। उसने एक ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ना स्वीकार किया जिसे वो बिल्कुल भी प्रेम नहीं करती थी। उसकी अंतरात्मा ने कहा कि नहीं, मुझे ये सब कुछ सहना होगा, और उसने किया भी वैसा ही। अब समझौते की वजह से उस लड़के ने वेलेरिया से शादी तो कर ली, पर बाद में उसे शारीरिक दृष्टि से नकार दिया और उसके जीवन को बहुत नारकीय बना दिया। अब जानते हैं, कबीले का वो सैनिक जिससे वो प्रेम किया करती थी, वो कौन था? चीन के जीवन का ठुकराया हुआ उसका आत्मिक साथी, जिसे उसने शारीरिक आधार पर छोड़ दिया था। अब वेलेरिया को इस जीवन में प्रताड़ना झेलनी पड़ी।
उसे भी शारीरिक रूप से ठुकरा दिया गया। वेलेरिया की अंतरात्मा की जो आवाज़ थी कि मुझे अपने पिता के द्वारा तय किए हुए लड़के से शादी करनी चाहिए, वही तो सीखने के लिए उसकी आत्मा आई थी कि किसी को ठुकराए जाने पे कैसा महसूस होता है। अगर वो शादी नहीं करती तो इस चीज़ को सीख ही नहीं पाती ना। एक तरह से ये जीवन उसके लिए परीक्षा की तरह था। छोड़े जाने का दर्द उसे अनुभव करना ही था। अब देखा जाए तो हम सबसे ज़्यादा चोट उसे ही पहुंचाते हैं जो हमसे प्रेम करता है। वेलेरिया का ये अमेरिकी जीवन उसके घमंड, उसके मिथ्या अभिमान को तोड़ने वाला था। उसका एक गलत व्यक्ति के साथ जुड़ना उसके समय का नष्ट हो जाना नहीं था, बल्कि ये संबंध तो पहले से ही नियत था। वो व्यक्ति भी उसी के आत्मिक समूह का सदस्य था और वो जुड़ा ही इसीलिए था कि वेलेरिया अपना लाइफ लेसन सीख सके। खैर, वेलेरिया का जो आज का वर्तमान जीवन है 20वीं शताब्दी में, उसमें उसका आत्मिक साथी उसके पति के रूप में जुड़ा हुआ है। दोनों साथ हैं। अब पति पत्नी का रिश्ता तो समझ में आ गया, पर लिंडा का बीच में क्या रोल है? वेलेरिया की बेस्ट फ्रेंड लिंडा, वो भी उसके आत्मिक समूह से संबंध रखती है। और अमेरिकी जीवन में वेलेरिया कबीले के जिस सैनिक से प्रेम किया करती थी, उस जीवन में लिंडा उस सैनिक की सहयोगी थी। यानी आज जो वो अपने पति और लिंडा को साथ देखकर असुरक्षा की भावना से ग्रस्त हो जाती है, ये उसके 19वीं शताब्दी वाले अमेरिकी जीवन से आया था। उसके अंदर ये जो इनसिक्योरिटी की फीलिंग थी वो अगले जीवन में भी ट्रांसफ़र हो गई। अब उस जीवन में तो पता था कि ये भावना क्यों है, पर इस बर्थ में तो रिश्ते बदल गए, पर भावना जस की तस रह गई। बिना किसी वजह के, बिना किसी कारण के वो लिंडा को अपने पति के आसपास देखकर असहज हो जाती। खैर, अब वेलेरिया जान चुकी थी कि क्यों ऐसा हो रहा था और उसने निराधार भय को अपने मन से बाहर निकाला। एक तरह से देखें तो वेलेरिया का ये दोनों जीवन कर्म संबंधी सिद्धांत की वजह से ही आपस में गुथे हुए हैं। आज वेलेरिया खुश है, अपने आत्मिक साथी के साथ है। अब ये केस तो यहीं पे ख़त्म होता है, लेकिन अगर प्रेम की बात करें, वो भी व्यापक अर्थ में, तो आत्मिक साथी के साथ हमारा कई प्रकार का मानसिक संबंध होता है, जिसमें ये महत्व नहीं रखता कि वो किस रोल में भौतिक जीवन में आएगा। किसी भी भूमिका में वो आ सकता है। उसका उद्देश्य तो हमें एक बेहतर इंसान बनाना है बस, और इसके लिए वो चाहे जो रूप अख्तियार करे। कई लोगों के साथ कई तरह के कार्मिक अकाउंट के ज़रिए हम जुड़े होते हैं। कर्मों का इतना ज़्यादा फेर होता है कि व्यक्ति से हम कई स्तरों पे जुड़ते हैं। प्रेम एक तरह से सच्ची मित्रता है। ये सम्मोहन की स्थिति नहीं है, क्योंकि सम्मोहन ऊपरी स्तर पे होता है। उसमें केवल दैहिक आकांक्षाएं जुड़ी होती हैं। उस रिश्ते में आपसी संदेह भी हो सकता है। किसी भी रिश्ते के लिए विश्वास बहुत ज़रूरी है। इसके बिना घनिष्ठता हो ही नहीं सकती। अच्छा, एक चीज़ और, प्रेम को हम कहीं ना कहीं प्रसन्नता से जोड़ देते हैं, लेकिन प्रसन्नता मन की अवस्था है जिसे हमारे भीतर ही विकसित होना चाहिए। उसके लिए हम किसी पे भी निर्भर नहीं हो सकते। इसलिए प्रसन्नता और प्रेम दोनों अलग बातें हैं। जरूरी नहीं कि सच्चा प्रेम प्रसन्नता की चादर ओढ़कर ही आएगा। पिछली कड़ी के कई केसों में हमने देखा कि प्रेम का प्रसन्नता से कोई लेना देना नहीं है। उसे तो कठोर परिश्रम और निरंतर देखभाल की ज़रूरत होती है। अब कई तलाकशुदा लोगों ने ये बात मानी कि अगर दोनों तरफ से गंभीर प्रयास किए होते तो परिणाम बेहतर हो सकता था। यानी आत्मिक साथी मिले तो, पर हमारी कमजोरियों की वजह से दूर भी हो गए। जैसे अभी हमने वेलेरिया के केस का जिक्र किया कि उसने अपनी खूबसूरती के घमंड में अपने आत्मिक साथी को छोड़ दिया। इस तरह से कई बार आत्मिक साथी या तो मिल नहीं पाते, या मिलते हैं तो हम उन्हें छोड़ देते हैं, या कभी कभी तो समाज के द्वारा ही छीन लिए जाते हैं। बहुत तरह की मुश्किलें आती हैं। कई बार तो व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में आत्मिक साथी से मिल ही नहीं पाता, और ये निर्णय आत्मालोक में ही हो जाता है कि 1 या 2 जीवनों में हम बिल्कुल भी सामने नहीं आएंगे। इसी बात को एक माध्यम ने इस प्रकार कहा था, ये एग्जैक्ट उनके वर्ड हैं, मैं और मेरा आत्मिक साथी एक दूसरे पर अत्यधिक निर्भर हो रहे थे। हमें खुद के बल पे विकसित होने के लिए थोड़ा समय चाहिए था।
यानी आत्माएं जब एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा निर्भर हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनका अपना खुद का आत्मिक विकास बाधित होने लगता है, तो आत्मा लोक में ही वो ये निर्णय ले लेती हैं कि अब वो कुछ जीवनों के लिए एक दूसरे से अलग रहेंगी, एक दूसरे के सपोर्ट के बिना परिस्थितियों को झेलेंगी। आखिर हर आत्मा का उद्देश्य सीखना ही तो है। इसलिए अगर हमें सही प्यार नहीं मिलता तो इसके पीछे जिंदगी के अन्य पाठों को समझना हो सकता है। जिंदगी हर रूप में हमें सिखाती है। अब अगर देखें तो हमारा संपूर्ण जीवन कई आत्माओं के साथ मिलकर गुजरता है। कुछ आत्माएं बहुत करीबी होती हैं, जो बहुत नज़दीकी रिश्ते में आती हैं। कुछ सहायक आत्मिक साथी आत्माएं होती हैं जो बहुत नज़दीक तो नहीं कह सकते, पर हमारे जीवन में महत्वपूर्ण रोल निभाती हैं वो। अच्छा, जुड़वा आत्माएं भी होती हैं, लेकिन इन सब का जिक्र मैं अगली कड़ी में करूँगी।